भैरवपुर गांव में पिछले 2 दिनों से बिजली नहीं थी। शाम के ठीक 6 बज रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। गांव की चौपाल पर कुछ ग्रामीण अलाव के पास बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मधु बोला, अरे भाई, इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही। हाथ पैर तक सुन्न हो गए हैं। हाँ भाई, ठंड तो है ही, लेकिन मेरे दिमाग में कल रात की वही बात घूम रही है। उसी समय वहां मोहन आ पहुंचा। उसने पास आते ही पूछा, अरे भाई, किस बारे में बातें हो रही हैं? कहीं वही तो नहीं जो कल रात खेत में लाश पड़ी मिली थी? हाँ भाई, उसी के बारे में ही बात कर रहे थे। यह सुनकर मधु चौंक गया। वो बोला, अरे कमल, मुझे जरा साफ साफ बताओ तो सही। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। आखिर हुआ क्या था? कमल ने कहा, अरे मधु, हमें भी ठीक ठीक नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था। बस इतना मालूम है कि किसने मारा और क्यों मारा, ये अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है। रुक, रघुबीर काका आने वाले होंगे, उनसे पूछेंगे तो सब साफ साफ पता चल जाएगा। कुछ देर बाद रघुबीर काका वहां आ पहुंचे। मधु ने पूछा, अरे काका, आज इतना देर क्यों हो गई? कहीं कोई काम था क्या? काका ने जवाब दिया, हाँ रे मधु, मुखिया के पास गया था, अभी वहीं से लौटा हूँ। काका, असल में हुआ क्या है? वो लाश किसकी थी और कहां से आई? रघुबीर काका का चेहरा गंभीर हो गया। वे बोले, असल बात यह है कि अमावस्या की रात वह जाग जाती है। अगर उस रात 12 बजे के बाद कोई खेतों की तरफ चला जाए तो सुबह उसकी लाश ही मिलती है और उसकी आंखें ऐसी खुली होती हैं जैसे उसने मौत को बहुत करीब से देखा हो। कमल घबरा कर बोला, काका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा अच्छे से बताइए ना। ठीक है, तो सुनो, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। उसके बाद तुम सबको सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। आंडवा गांव में 7 बजने ही वाले थे। हर शाम की तरह गांव के पुजारी और रामलाल काका चौपाल के पास खड़े होकर ऊंची आवाज में सबको अपने अपने घर जाने को कह रहे थे। 7 बजने वाले हैं, सब लोग घर जाओ, दरवाजे बंद करो, दिया जलाओ और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करो। गांव के लोग बिना सवाल किए अपने अपने घरों की ओर बढ़ने लगे। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, जैसे पीछे देखने का मतलब मुसीबत को बुलाना हो। तभी पुजारी की नजर लालू पर पड़ी। लालू चौपाल के कोने में लड़खड़ाता खड़ा था, आंखें लाल, सांसों में शराब की तेज बदबू। पुजारी झुंझला गए। अरे लालू, क्या कर रहा है? चल घर जा, दिन रात शराब पीता रहता है। लालू हंसा। अरे पंडित जी, अगर मैं घर नहीं गया तो क्या हो जाएगा? आप लोगों ने पूरे गांव को डरा रखा है। रामलाल काका की आंखों में गुस्सा और डर दोनों एक साथ चमक उठे। चुप, बड़ों से ऐसे बात करता है? घर जा अभी, अगर वो आ गई ना तो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। कौन आएगा, देखा जाएगा। अगले ही पल पुजारी और रामलाल काका वहां से तेजी से चले गए। किसी ने भी पीछे मुड़कर लालू को नहीं देखा। रामलाल काका के घर के सामने उनका पोता खड़ा कांप रहा था। चल बेटा, घर चल, दरवाजा अच्छे से बंद कर देना, एक दिया जलाना और मेरे साथ हनुमान चालीसा पढ़ना। दरवाजा बंद होते ही पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जिसमें कुत्तों का भौंकना भी थम जाता था। पेड़ों की पत्तियां तक हिलने से डरती थीं। केवल कहीं कहीं जलते दियों की कांपती रोशनी दिखाई देती थी। ये कोई नई बात नहीं थी, पिछले 4 सालों से यही चल रहा था। काका और चिंटू खाट पर आमने सामने बैठे थे। काका की उंगलियों में माला फंसी थी और होंठ तेज तेज हिल रहे थे। श्री गुरु चरण सरोज रज। दिए की पीली रोशनी दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बना रही थी। हर परछाई जैसे किसी पल जिंदा हो जाएगी। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी दिए की लौ कांप रही थी। करीब 7:30 बज रहे थे। अचानक हाँ! बाहर से ऐसी चीख आई कि चिंटू की रूह कांप गई। वो चीख सिर्फ दर्द की नहीं थी, उसमें घसीटे जाने की आवाज मिली हुई थी। चिंटू उछलकर काका की ओर देखा। दादाजी, ये क्या था? लालू बाहर था, मैंने मना किया था।
पर नशे में आदमी किसकी सुनता है। चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दूसरी बार आवाज आई। वो दौड़कर खिड़की की तरफ गया, नहीं चिंटू मत जा। लेकिन देर हो चुकी थी। चिंटू ने जो देखा उसकी टांगे वहीं जम गई। बाहर चांदनी में एक काली साया, इंसान से थोड़ी लंबी, बहुत पतली, उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। वो साया लालू की गर्दन पकड़े हुए थी। लालू के पैर जमीन से रगड़ खा रहे थे। वो चिल्लाना चाहता था पर आवाज निकल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी और सबसे डरावनी बात, उस काली साया के पैर जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। वो लालू को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रही थी। हर कदम पर जमीन पर गहरे निशान बन रहे थे। काका गुस्से और डर से चिल्लाए, चिंटू, मैंने कहा उधर मत देख। चिंटू ने कांपती आवाज में पूछा, दादाजी, वो काली साया कौन थी? तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, उसे देखना नहीं चाहिए था। हे भगवान। वो बस और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। उनकी आवाज कांप रही थी, जैसे हर चौपाई के साथ वो किसी चीज को दूर धकेल रहे हों। जब पाठ खत्म हुआ, कमरे में फिर वही सन्नाटा भर गया। चिंटू ने धीरे से कहा, दादाजी, मैं ठीक हूँ, पर आप बताओ ना, वो काली साया क्या थी? काका ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये उसी सीमा का श्राप है। कौन सीमा दादाजी? वो सीमा जिसकी शादी गांव के सरपंच के बेटे से हुई थी। सीमा गरीब घर की लड़की थी। दहेज के नाम पर उसके पिता सिर्फ एक पुरानी साइकिल दे पाए थे। गांव में उस दिन भी फुसफुसाहट हुई थी। बस साइकिल? सरपंच के घर बहू आई है या बोझ? सरपंच का बेटा शराबी था। हर रात नशे में घर आता और सीमा पर अपना गुस्सा उतारता, क्योंकि वो गरीब थी, क्योंकि उसके बाप के पास पैसा नहीं था, क्योंकि वो चुप रहती थी। एक रात ठीक 7 बजे के बाद वो लड़खड़ाता हुआ घर आया। शराब की बदबू पूरे आंगन में फैल गई थी। सीमा ने बस इतना कहा था, आज मत पीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। और बस वो भड़क गया। चीखें आई थी उस रात, बहुत जोर की, पर गांव में कोई बाहर नहीं निकला। सुबह जब दरवाजा खुला, सीमा निर्जीव पड़ी थी। शरीर पर चोट के निशान, कलाई टूटी हुई, गले पर उंगलियों के निशान। लेकिन सरपंच ने गांव वालों से कहा, वो सीढ़ी से गिर गई थी। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो सरपंच था। सीमा की चिता जलाई गई, लपटें उठ रही थीं, और तभी सबने सुना। आग के बीच से एक औरत की भारी गूंजती हुई आवाज आई, जब तक इस गांव को मैं खत्म ना कर दूं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस रात से ठीक 7 बजे गांव में सन्नाटा उतर आता है, और जो बाहर रहता है वो सुबह नहीं देखता। हम सब दोषी हैं बेटा। हमने उसकी चीखें सुनी थीं, पर दरवाजा नहीं खोला। तो आज लालू? वो श्राप अब एक एक कर सबको ले जाएगा। दादाजी, अगर सीमा की आत्मा इतनी शक्तिशाली है, तो वो हमारे घर पर क्यों नहीं आती? क्योंकि बेटा, हम दिया जलाते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बस इतना करने से वो नहीं आ सकती। सीमा की आत्मा श्रापित है, उसे बदला चाहिए। लेकिन जहां भगवान का नाम लिया जाता है, जहां आस्था की लौ जलती है, वहां वो कदम नहीं रख सकती। अगली शाम गांव में 8 बज चुके थे। हर घर के दरवाजे बंद थे। राजू और उसकी पत्नी सीता घर के अंदर चुपचाप बैठे थे। सीता चूल्हे के पास थी और राजू खाट पर सिर झुकाए बैठा था। तभी दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। सीता का दिल उछलकर गले में आ गया। बाहर से आवाज आई, राजू भाई, ओ राजू भाई, जल्दी बाहर आओ। राजू ने घबराकर पूछा, कौन? मैं हूं कमल।
तेरे खेत में किसी ने आग लगा दी है। जल्दी चल, नहीं तो सब जल जाएगा। ये सुनते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी साल भर की मेहनत, उसकी फसल। वो तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। सीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहे हो? 8 बज रहे हैं, अभी बाहर जाओगे? नहीं सीता, मुझे जाना ही होगा। अगर सच में आग लगी है तो सब बर्बाद हो जाएगा। पर रात को बाहर जाना मना है, भूल गए क्या? बस देख कर लौट आऊंगा। उसने दरवाजा खोला। बाहर सचमुच कमल खड़ा था। वही चेहरा, वही आवाज, वही कपड़े। कमल बोला, चल जल्दी। दोनों तेज कदमों से खेत की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में अजीब ठंड थी। झींगुरों की आवाज भी बंद थी। जब वो खेत पहुंचे, राजू ठिठक गया। फसल बिल्कुल ठीक थी, कहीं कोई आग नहीं। हवा भी सामान्य थी। राजू ने हैरानी से कहा, ये क्या? जैसे ही वो पीछे मुड़ा, कमल वहां नहीं था और उसकी जगह वही काली परछाई खड़ी थी। जंगल से जोर से एक चीख निकली। सुबह होने लगी। सीता रात भर जागती रही, दरवाजे की ओर देखती रही, हर आहट पर चौंक जाती। सूरज निकल आया। राजू नहीं लौटा। घबराई हुई सीता गांव की चौपाल पर पहुंची। वहां पुजारी, रामलाल काका और मनोज खड़े थे। सीता रोते हुए बोली, काका, राजू रात को खेत गया था, अभी तक नहीं लौटा। पुजारी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पागल हो गया था क्या? रात को खेत की तरफ गया? सीता ने रोते रोते सारी बात बता दी। दरवाजा, कमल की आवाज, आग की खबर। रामलाल काका ने सिर झुका लिया। छलावा, उन्होंने धीमे से कहा। सब लोग खेत की ओर भागे। खेत शांत था, लेकिन पास के एक पेड़ के नीचे राजू की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी। चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा था। औरतें सिर ढके खड़ी थी। आदमी गंभीर चेहरों के साथ चुप। हवा भारी थी। बीच में खड़ा था सरपंच। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे। शायद पहली बार उसे अपने पद से ज्यादा अपने पाप का बोझ महसूस हो रहा था। पुजारी आगे बढ़े। उनकी आवाज गुस्से और दर्द से कांप रही थी। सरपंच, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे बेटे ने सीमा पर अत्याचार किया और तुमने सच छिपाया। 4 साल से हम डर में जी रहे हैं। हर रात कोई ना कोई मर रहा है। अब और नहीं। गांव वालों ने बहुत सहा है। अब ये खत्म होना चाहिए और इसका इलाज तुम्हें ही करना होगा। मैं अपनी गलती मानता हूं। मैंने सच दबाया। मैंने अपने बेटे को बचाया। मैंने सीमा के साथ अन्याय किया और पूरे गांव को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। माफी से आत्मा शांत नहीं होती। सीमा का क्रोध न्याय मांग रहा है। सरपंच ने कांपते हुए पूछा, तो बताओ क्या किया जाए? 3 काम करने होंगे। पहला, सच सबके सामने स्वीकार करना होगा। दूसरा, सीमा की मौत की जगह पर शुद्धि यज्ञ करना होगा। और तीसरा, जिसने पाप किया है उसे दंड स्वीकार करना होगा। तुम्हारा बेटा, उसे पंचायत के सामने सच मानना होगा। अगर आत्मा को न्याय मिला तो शायद श्राप रुके। भीड़ में हलचल हुई। तभी अचानक चौपाल के पास खड़ा पीपल का पेड़ जोर से हिला, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। एक ठंडी लहर सबके बीच से गुजरी और पेड़ की ऊपरी डाल पर किसी को एक पल के लिए सफेद साड़ी लहराती हुई दिखी। किसी औरत की धीमी आवाज हवा में गूंजी, सिर्फ सच नहीं, बलिदान भी चाहिए। सरपंच जमीन पर बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो मेरे बेटे को लेने आई है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब फैसला सीमा करेगी। आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। सरपंच घबराया हुआ घर पहुंचा। माथे पर पसीना, सांसें तेज। उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, बेटा, तू आज ही शहर अपनी मौसी के घर चला जा।
सीमा की आत्मा तुझे नहीं छोड़ेगी, वो मार डालेगी। बेटा अभी निकल जा। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? मैं किसी आत्मा के डर से अपना गांव छोड़ दूं? सरपंच की आंखों में डर अब गुस्से में बदल गया। ज्यादा बहस मत कर, जो किया है वही कम है क्या? अब एक शब्द भी मत बोल, अभी निकल जा। साहिल ने पहली बार अपने पिता की आवाज में टूटन महसूस की और दोपहर को ही स्टेशन के लिए निकल गया। जो ट्रेन 3 बजे आने वाली थी वो 5 घंटे लेट थी। घोषणा हुई, ट्रेन अब रात 8 बजे आएगी। साहिल ने झुंझलाकर बेंच पर बैठते हुए घड़ी देखी। धीरे धीरे शाम ढल गई। स्टेशन पर कोई नहीं था, न चाय वाला, न कुली, न कोई यात्री, सिर्फ पीली टिमटिमाती लाइटें। करीब 7:15 बजे पीछे से एक धीमी आवाज आई, बेटा। साहिल ने मुड़कर देखा। उसके पिता सरपंच ठीक पीछे खड़े थे। साहिल हैरान हुआ, अरे पापा आप यहां क्या कर रहे हैं? एक गांव वाले ने बताया ट्रेन बहुत लेट है, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल घर चलते हैं, कल चले जाना। पर पापा ट्रेन तो आने वाली है। नहीं बेटा, आज मत रुक, चल घर। जैसे ही दोनों शमशान के पास पहुंचे, अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूमने लगे। साहिल को लगा उसके पिता के कदम बहुत भारी हो गए। उसने कहा, पापा आप पीछे तो आ रहे हैं ना? पीछे से जो आवाज आई वो उसके पिता की नहीं थी, वो एक औरत की धीमी ठंडी हंसी थी। साहिल के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो धीरे धीरे पलटा और जो उसने देखा, उसके पिता वहां नहीं थे। उनकी जगह सीमा खड़ी थी। सफेद जली हुई साड़ी, चेहरा आधा झुलसा हुआ, आंखें अंगारों की तरह लाल। साहिल की चीख निकल गई। वो भागने लगा, लेकिन कुछ ही कदम दौड़ा था कि एक बर्फ जैसे ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। सीमा की पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हारे हाथों की मार अभी भी मेरे शरीर पर जलती है। साहिल छूटने की कोशिश करता रहा, रोया, गिड़गिड़ाया, माफ कर दो। जब मैं गिड़गिड़ा रही थी तब दया कहाँ थी? अगले ही पल सीमा ने साहिल का सर धड़ से अलग कर दिया और कहा, अब मैं शांत हूँ। आज तकरीबन रात हो चुकी थी और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज अपना काम खत्म करके मैं दफ्तर से निकला ही था कि तभी आधे रास्ते में मेरे जानने वाले सोमेश काका ने मुझे रोक लिया। अरे आर्यन बेटा, इतने रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर नहीं गए अभी तक? हाँ, वो मुझे आज कुछ जरूरी काम था दफ्तर में, लेकिन बस अभी घर ही जा रहा हूँ। आर्यन बेटा, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आज अंधेरी काली रात है और आज रात अकेले बाहर नहीं जाएं तो ही फायदे में रहेंगे। क्या बात कर रहे हो सोमेश काका? कल मुझे दफ्तर भी जाना है, इसलिए अभी जाना ही होगा जरूर। देखो आर्यन बेटा, मेरी बात मानो, अकेले मत जाओ अभी। आज घर पर भी कोई काम है तो इसलिए जाना तो पड़ेगा। अच्छा तो एक काम करो, थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी यहाँ ड्यूटी खत्म हो जाए, फिर हम दोनों साथ चले जाते हैं। अरे काका, काफी लेट हो जाएगा फिर मुझे, और कल काम पर भी जाना है, इसलिए मैं निकलता हूँ। आखिरी बस आती ही होगी, अगर वो छूट गई तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा चलो, शुभ रात्रि काका। अच्छा रुको आर्यन, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे पढ़े लिखे हो और तुम्हें ये काली रात और चलावे पर ज्यादा भरोसा भी नहीं है। ये पोटली अपने साथ रख लो, ये मुझे मेरी माँ ने दिया था, लेकिन अब तुम रख लो और अपना ख्याल रखना। ठीक है काका, अब मैं जाता हूँ। मैंने वो पोटली अपने साथ रख ली और वहां से निकल गया। रात बहुत थी, बारिश भी थी, लेकिन मैं क्या करता? मेरी नौकरी का सवाल था। रात काली होती जा रही थी। बस स्टैंड काफी दूर था। जाते जाते अच्छा खासा वक्त लग रहा था। आसमान में तेज बिजली कड़क रही थी और बिजली के साथ बारिश की बूंदें चाकू की तरह पूरे जिस्म पर लग रही थी। और थोड़ी देर बाद मैं बस स्टैंड पर पहुंच गया था। वहां पर खड़े होकर मैं गाड़ी का इंतजार करने लगा। बारिश और भी ज्यादा हो गई थी और मेरे आसपास अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर सिर्फ मैं ही इंतजार कर रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि शायद वो आखिरी बस भी निकल चुकी थी।
तभी मैंने सड़क पर सामने एक अजीब सी लड़की देखी जो वहां पर बैठी हुई थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था, इस वजह से मुझे वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की, जिससे मेरा ध्यान हट गया। और फिर जब मैंने उस जगह पर देखा तो वहां कुछ नहीं था। ये बात मुझे काफी अजीब लगी। मैं उसी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक वहां पर एक गुलाबी रंग की साड़ी में एक लड़की मेरी तरफ आने लगी। वो वहां पर आकर मेरे साथ ही रुक गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो भी बस का इंतजार कर रही हो। क्या हुआ जी? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी अकेले? मुझे डर लग रहा है। डर? किस चीज का डर? मुझे इस रास्ते से और अंधेरी रात से डर लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा? इसमें डरने की क्या बात है? बस रात ही तो है और बारिश है बस। आप बताइए, आप इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप कहाँ जा रहे थे? मैं घर जा रही थी, बस के लिए यहाँ इंतजार करने। जब आ रही थी तभी मैंने सड़क के उस पार देखा कि कोई अजीब सी लड़की वहाँ बैठी हुई थी। इसी वजह से मुझे अब डर लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैं सहम सा गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका था। पहले मुझे लगा था कि शायद वो मेरा वहम होगा, लेकिन वो मेरा वहम नहीं था। आपका घर कहाँ है? इस बस्ती के साथ वाली बस्ती में है मेरा घर। अगर आप मेरे साथ वहाँ तक चले जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि बस तो चली गई है और अकेले मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मेरे घर का रास्ता भी उसी तरफ जाता है। चलिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। क्या सच में आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आपका उस सुनसान रास्ते में अकेले जाना ठीक नहीं। चलिए, मैं आपके साथ जाता हूँ। वो लड़की मेरे साथ जाने के लिए तैयार बैठी थी और अब उस सफर पर हम दोनों साथ में निकल पड़े। हम दोनों पूरे रास्ते बातें करते हुए जा रहे थे। मुझे जो पहले थोड़ा डर लग रहा था, अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। शायद मेरे अकेलेपन की वजह से ही मुझे डर महसूस हो रहा था। हम दोनों पूरे रास्ते बारिश में भीग रहे थे। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। एक जगह तो हमें ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई पुरानी कविता गा रहा हो। हम रास्ते पर चलते गए, लेकिन वो आवाजें भी उतनी ही आती रही। फिर हम दोनों एक जगह पर रुक गए। आपने कोई आवाज सुनी? आवाज? कैसी आवाज? अरे, इतनी अजीब सी आवाज, जैसे इस सुनसान जगह में कोई दूर बैठा हुआ पुरानी कविता गा रहा हो। हाँ, तो क्या तुम्हें भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? मैं तो समझा कि शायद सिर्फ मुझे ही ये आवाजें आ रही हैं। लेकिन छोड़ो, मुझे लगता है कि कोई दूर से ऐसे ही आवाजें होंगी, या शायद बारिश की आवाज होगी। आप डरे मत, कुछ नहीं है। नहीं जी, ये कोई बारिश की आवाज नहीं है। ये तो ऐसी आवाज है जैसे कोई कुछ गा रहा हो या कोई रो रहा हो। मुझे तो डर लग रहा है। अरे, डरने की कोई बात ही नहीं। आप बस मेरे साथ चलें, कुछ नहीं है। आपको शायद पता नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आज काली रात है और सुना है इस काली रात में इस तरह के सुनसान जगहों में छलावा निकलता है। अरे, चीलावा वीलावा कुछ नहीं होता। आप भी इस तरह की फिजूल बातों पर यकीन करते हैं। अब छोड़ें ये सब और आप मेरे साथ चलें। मैं आपको घर तक पहुंचा दूंगा और कोई चीलावा नहीं है। वो खौफनाक आवाजें तो मुझे भी आ रही थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सच बताऊं तो डर मुझे भी लगने लगा था, लेकिन मैं उस लड़की के सामने उसे और नहीं डराना चाहता था, इसलिए मैं उसे दिलासा दे रहा था। इस अंधेरी रात में, इस सुनसान जगह पर, इस रास्ते से क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? बस सिर्फ अंधेरा ही तो है। नहीं, बस सिर्फ अंधेरा नहीं है, यहाँ पर और कुछ है। यहाँ पर हाँ, उसका इतना कहते ही मेरे पैर एकदम रुक गए। और कुछ भी का क्या मतलब? क्या है यहाँ पर? मैंने सुना है कि इस रास्ते पर चीलावा घूमता है, जो अक्सर लोगों को अपनी बातों में डालकर मार देता है। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि चीलावा जैसा कुछ नहीं होता। चीलावा वैसा कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं बस। आपने देखा नहीं है ना, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जिस दिन आप सच में देख लेंगे, फिर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे साहब जी।
तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि तुमने सच में कोई चीलावा देखा है। तो बताओ फिर, कैसा दिखता है चीलावा? चीलावा बहुत ही खतरनाक होता है। एक बार किसी को पकड़ ले तो फिर आसानी से नहीं छोड़ता। अगर कोई भी चीलावे के पकड़ में एक बार आ गया तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कि क्या तुमने देखा है चीलावा? हाँ साहब जी, मैं चीलावा ही तो हूँ। उसका इतना कहते ही मैं एकदम से रुक गया। मगर ये क्या, लड़की कहाँ गई? मैंने इधर उधर देखा मगर वो कहीं भी नहीं थी। अब मुझे उसकी बातों से डर लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि वो कोई थी भी और अचानक गायब कैसे हो गई। मैं अब बहुत डरा हुआ था। मेरी सांस मानो थम सी गई थी। मैंने बिना इधर उधर देखे ही चुपचाप चलना शुरू कर दिया। जो ये चीलावा वगैरह पर यकीन नहीं करता था, अब मुझे इस पर यकीन होने लगा था। डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। बस मैं किसी तरह इस रास्ते को पार करना चाहता था। साहब जी, क्या हुआ? डर गए आप? यह आवाज सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की फिर से वहीं पर खड़ी थी। अब मुझे उस लड़की से बहुत डर लग रहा था। तुम कहाँ चले गए थे? अरे साहब जी, आप तो डर ही गए। मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी। उसका इतना कहते ही मेरी जान में जान आई। तुमने तो मुझे सच में ही डरा दिया था। साहब जी, लेकिन आप तो कह रहे थे कि चीलावा वगैरह कुछ नहीं होता, तो फिर किस चीज से डर रहे थे? उसके सवाल का उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं कुछ न बोल सका। अच्छा, अब चले, घर भी जाना है। रात ज्यादा अंधेरी हो चुकी है। हाँ साहब जी, चले। देखो, रात के समय इस तरह के मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों साहब, आप मेरे मजाक से डर गए थे ना? नहीं, मैं डरा नहीं था, बस थोड़ा सा ही परेशान हो गया था कि तुम कहाँ चले गए थे। अच्छा, क्या अभी भी आपको यही लगता है कि चीलावा नहीं होता? अरे छोड़ो ना ये चीलावा की बातें, कोई और बात करते हैं। देखो, हम शायद बस घर पहुंचने ही वाले हैं। नहीं साहब जी, घर तो अभी बहुत दूर है। लगता है तुम्हारा इस रास्ते से रोज का आना जाना है, इसलिए तुम्हें रास्ते की ज्यादा जानकारी है। हाँ साहब जी, इस रास्ते से तो मेरा रोज का आना जाना लगा रहता है। तो क्या तुम्हें इस रास्ते में हर रोज अकेले जाने से डर नहीं लगता? क्योंकि यहाँ पर तो रात के वक्त कोई भी नहीं होता। नहीं साहब जी, मुझे डर क्यों लगेगा? मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद एक चिलावा हूँ। अच्छा, मजाक कर लेते हो तुम भी। लेकिन इस बार ये मजाक नहीं है। उसका इतना कहते ही मैं फिर से रुक गया। देखो, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ ही छोड़ दूंगा। बस अब चुपचाप मेरे साथ चलो। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो फिर से गायब हो चुकी थी। देखो, रात बहुत हो चुकी है, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करो। चलो जल्दी से निकलो, रात हो गई है, तुम्हें घर नहीं जाना। मैंने उसे बहुत बार आवाज लगाई, लेकिन वो कहीं पर नहीं थी। देखो, मैं जा रहा हूं, तुम फिर अकेले आना। मैंने फिर से आवाज दी, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। अब मैंने आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन मुझे उस लड़की की भी फिक्र हो रही थी। आखिरकार ये रास्ता इतना सुनसान है और रात काफी काली हो चुकी थी। अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना ही सही लगा। अब चलते चलते मैंने जब रास्ते को देखा तो वो रास्ता उसी तरह का था जहां से मैं पहले भी गुजर चुका था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो समझ आ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है मेरे साथ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस चलता जा रहा था कि अचानक मेरे पीछे किसी के चलने की आहट आने लगी, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। उस आवाज ने मेरे डर को और बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी वो कदमों की आहट लगातार मेरे पीछे ही आती रही। साहब जी, आप इस चलावे से निकल नहीं पाओगे। यह आवाज कुछ जानी पहचानी थी, क्योंकि ये उसी लड़की की आवाज थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा वो सच में बहुत भयानक था। वो लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ, पांव और जिस्म ऐसे थे जैसे कोई खूंखार जानवर हो। ये सब देखकर मेरा तो डर से चेहरा सफेद पड़ गया और मैं फौरन वहां से भागने लगा।
मैं तेज तेज चलने लगा। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। बस मैं किसी तरह उस रास्ते से बाहर निकल जाना चाहता था। किसी तरह मैं वहां से निकल गया। तभी मुझे याद आया कि वो सोमेश काका ने मुझे एक पोटली दी थी जिसे मैंने जेब में रखा हुआ था। उसी से मैं बच गया था। अब मेरी जान में थोड़ी जान आई और उस अंधेरी रात में मैं उस चलावे के पकड़ से बच निकला।